करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हम लोग का कंप्यूटर फंडामेंटल है। तो कंप्यूटर फंडा इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो संगणक बोलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? मतलब कहीं भी क्वेश्चन कर देता है लोग कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अभी सभी लोग बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप बोल सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्किंग at a tremendous speed with very high accuracy and capable to perform arithmetical एंड लॉजिकल वर्क। ये है आपका कोई पूछता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्किंग एट ए ट्रेमेंडस स्पीड, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काफ़ी तेज़ी से काम करता है, विथ वेरी हाई एक्यूरेसी, साथ में काफ़ी शुद्धता के साथ करता है, एंड कैपेबल टू परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क। और यह दो तरह के काम को करने में समर्थ होता है, एक अर्थमेटिकल यानी गणितीय काम को, और एक तर्कीय काम को, मतलब तर्क शक्ति से जो आंसर करता है उसको हम लोग तर्कीय काम करते हैं। तो कंप्यूटर दो तरह का काम करता है, एक अर्थमेटिकल काम को, एक लॉजिकल काम को। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कोई भी काम को स्पीड में और सही तरीका से करता है, शुद्ध तरीका से करता है, और अर्थमेटिकल लॉजिकल काम को करता है। ठीक है, या फिर आपको ये तरीका पता नहीं है तो दूसरा तरीका भी आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइस आफ्टर प्रोसेसिंग it's gives the result through output डिवाइस। एक तरीका और बोल सकते हैं, दूसरा तरीका कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डैट एक्सेप्ट, जो लेता है इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइस, मतलब इनपुट डिवाइस के द्वारा लेता है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, एंड लिख दीजिए, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, उसके बाद प्रोसेस करता है, इट्स गिव द रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइस, उसके बाद हम लोग को आउटपुट के द्वारा रिजल्ट देता है, उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट के द्वारा लेता है, उसके बाद सीपीयू के अंदर क्या करता है? प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट से हम लोग को क्या देता है? रिजल्ट देता है। यानी कि इसमें प्रोसेस भी लिख सकते हैं, प्रोसेस यानी कंप्यूटर इनपुट लिया, उसके बाद प्रोसेस किया, आउटपुट के द्वारा हम लोग को रिजल्ट दिया, इसको हम लोग कंप्यूटर यानी साधारण तरीका से बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के द्वारा लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हम लोग को आउटपुट के द्वारा रिजल्ट देता है, उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का डिफिनीशन। अब चलते हैं दोस्तों, जैसे ये हो गया आपका कोई भी पूछता है कि कंप्यूटर क्या है तो आप इसके बारे में आप बता सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं फादर्स मदर्स पे। अब पूछता है कि कंप्यूटर का फादर्स कौन है, यानी कि व्हाट इज फादर्स ऑफ कंप्यूटर। फादर्स ऑफ कंप्यूटर में आप ये बोल सकते हैं चार्ल्स बैबेज इज नोन एज फादर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर्स ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका मदर्स ऑफ कंप्यूटर।
ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, स्पीड में कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बता सके शॉर्ट वीडियो में। मदर्स ऑफ कंप्यूटर फिर भी कितनों शॉर्ट करते हैं तो आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा तक का हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग अगर इसको गौर से आप समय दे के देख लीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ आपको जानकारी में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मदर्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। मदर्स ऑफ कंप्यूटर लेडी, LADY लेडी, आधा इज नोन एज मदर्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि मदर्स ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोला गया कि इनको कंप्यूटर को बनाने में चार्ल्स बेबेज को काफ़ी मदद किए थे, इसलिए लेडी आधा को हम लोग मदर्स ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फादर्स मदर्स। अब चलते हैं दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एक होता है आपका कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो ये नहीं, इनपुट और आउटपुट समझ लेते हैं। जैसे पहले चलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। जैसे बोले कि कंप्यूटर दो तरह का इनपुट के द्वारा लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, आउटपुट के द्वारा हम लोग को रिजल्ट देता है। तो आखिर में इनपुट होता क्या है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेना है। तो इनपुट के होता क्या है, तो इनपुट डिवाइस तो द डिवाइस थ्रू which we input any data and instruction in our computer system are known as input device। यानी द डिवाइसेस थ्रू which we input any data and instruction in our computer system are known as input device। वैसा डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग कोई भी डेटा को, इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर में डालते हैं, उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप जान सकते हैं, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा कीबोर्ड हो गया, दूसरा आपका माउस हो जाएगा, कीबोर्ड माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर तो आउटपुट में हो जाएगा, कीबोर्ड माउस, और लाइट पेन भी बोल सकते हैं आप, लाइट पेन और स्कैनर, जॉयस्टिक ETC। मतलब वैसा डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को डालते हैं, डेटा को डालते हैं, उसको हम लोग एकदम सिंपल तरीका, उसको हम लोग इनपुट। तो कीबोर्ड से कोई भी चीज़ लिखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है, माउस से कोई भी सूचना, इंस्ट्रक्शन को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं तो माउस इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन से अगर कोई भी साइन करते हैं, यहाँ पे साइन करेंगे तो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज साइन होता है। डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट पेन का यूज करते हैं। तो यहाँ साइन करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर साइन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। स्कैनर, कोई भी डेटा को हम लोग कंप्यूटर में डालते थे पहले, अभी तो बहुत सारा हो गया, कैमरा हो गया, व्हाट्सअप हो गया, कोई बहुत सारा स्कैनर आ गया, मोबाइल का ऐप से आप स्कैन करके और उसको हम लोग कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन पहले अगर मोबाइल उतना नहीं था तो स्कैनर का यूज़ किया जाता था, प्रिंटर में ही अटैच रहता था स्कैनर, या फिर अलग से आप स्कैनर भी ले सकते थे, अभी भी है, ठीक है। तो स्कैन करके हम लोग कंप्यूटर के अंदर भेजते थे कोई भी दस्तावेज को, और उसके बाद हम लोग उसको मेल करते थे, या फिर कहीं भेजना रहता था तो हम लोग भेज देते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनपुट। अब चलते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस याद कर लीजिएगा, इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। 1 से 2 बार 3 बार हम समझा रहे हैं, ठीक है। फिर हो गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में देखिए दोस्तों, तो आउटपुट डिवाइस में द डिवाइस थ्रू, इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जो हम लिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको भी वहाँ से, जैसे यहाँ नहीं नोट करने में मतलब दिख रहा होगा तो वहाँ से आप सही से नोट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन खोल के, ठीक है। तो इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, खाली लिख रहे हैं उसको देख के समझिए। अगर लिखना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक के या फिर ऐसे लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। तो डिवाइस थ्रू which we get the result after processing are known as output device।
तो द डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग को रिजल्ट प्राप्त होता है प्रोसेसिंग करने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, तो आप जान सकते हैं आउटपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं, तो मान लीजिए कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो मॉनिटर क्या करता है, आपको दिखाने का काम करता है, तो इसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, प्रिंटर क्यों आउटपुट है, क्योंकि प्रिंटर के द्वारा हम लोग कोई भी दस्तावेज़ को प्रिंट करते हैं, कोई भी बहुत जो भी एक्सेल वर्ड में हम लोग टाइप करते हैं उसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंटर आपको देने का काम करता है, यानी आउट करके दिया, तो ये भी आपका आउटपुट हो गया। एक है फिर स्पीकर क्यों है, तो स्पीकर कोई भी आवाज़ को, वॉइस को सुनाने का काम करता है। यानी कंप्यूटर में अगर गाना बजा दीजिए, उसका स्पीकर नहीं रहेगा तो आपको पिक्चर दिखेगा या फिर उसको बजते हुए ड्यूरेशन दिखेगा, लेकिन उसका आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्पीकर का काम होता है आवाज़ को सुनाने का, यानी कि आउट करके देता है, इसलिए इसको हम लोग आउटपुट के कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो ये आपका सब सारी चीज़ क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है क्या, प्लॉटर भी बोल सकते हैं। प्लॉटर बड़ा बड़ा नक्शा को प्रिंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो वो ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ को प्राप्त करते हैं उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, आउटपुट इनपुट तो वहीं गया, ये बिल्कुल आसान है, आप उसको देख के या फिर वीडियो देख के भी बाद में समझ सकते हैं। तो आउटपुट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, एक होता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में 3 पार्ट होता है आपका। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है आपका लाइववेयर। तो हार्डवेयर में आप देख लीजिए, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर व्हिच वी कैन टच और सी इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि ऐसा कंप्यूटर का सारा पार्ट जो भी हम जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर। उतना लिखेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम बोल भी रहे हैं, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यानी कि हार्डवेयर किसको बोलते हैं, तो ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर व्हिच वी कैन टच और सी इज कॉल्ड हार्डवेयर। वैसा कंपोनेंट्स जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो किसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो कीबोर्ड हो गया, माउस को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंटर को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पीकर को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यह है कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, एसएमपीएस को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। इट इज़ वैसा कंप्यूटर का पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब चलते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक, आर नोन एज हार्डवेयर। ऑल द फिजिकल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। यानी प्रोग्राम के संग्रह को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, प्रोग्राम के संग्रह करने का मतलब एक छोटा चीज़ को मिला के बहुत बड़ा सा सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। या फिर वैसा मतलब कंप्यूटर का पार्ट जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में आपका आ जाएगा, सपोज मान लीजिए एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए दोस्तों, यहाँ एमएस ऑफिस में हम समझ लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है आपका वर्ड। ठीक है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब सारी चीज़ आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर है। आते हैं आप कहीं भी कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो आप वर्ड को सीखने का काम करते हैं, एक्सेल में सीखते हैं, उसको छू नहीं सकते, पावर पॉइंट में सीखते हैं, छूते नहीं है, इसलिए इसको सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा है आपका टैली दोस्तों अकाउंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग कोई भी अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो इसको छूते नहीं है, करने का काम करते हैं, कोई भी सीखने का काम करते हैं। उसके बाद एमएस ऑफिस टैली के बाद हो गया C++ हो जाएगा। ठीक है, जावा, ये सब सॉफ्टवेयर कोड डेवलपर का कोर्स है। जावा, माया भी होता है। ठीक है, ETC मतलब विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, ये सारी चीज़ आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जिसको हम लोग छूते नहीं है, अनुभव करते हैं, सीखने का काम करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक है आपका लाइववेयर में आप आ जाइए। लाइववेयर होता है एनी यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोग्रामर। जैसे वैसा पर्सन जो कंप्यूटर को चलाता है उसको लाइववेयर बोलते हैं, वैसा पर्सन जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है उसको हम लोग लाइववेयर बोलते हैं। ठीक है,
तो अब एक चीज़ देखिए ध्यान रखिएगा, तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका कंप्यूटर काम करता है। तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि मान लीजिए आप मार्केट से कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो ये हार्ड सॉफ्टवेयर सिर्फ दे दिया जाता है। सॉफ्टवेयर करने का मतलब कि लैपटॉप अगर न्यू खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ठीक है, और एक आध को एप्लीकेशन वगैरह आपको डाल के दिया जाता है। आप रिक्वायरमेंट देते हैं कि सर इसमें जो भी चीज़ है आप डाल दीजिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी है, टैली, ठीक है, तो वो डालता है। नहीं तो आपका जस्ट लाइक क्या होता है, डब्बा होता है। जैसे मोबाइल मान लीजिए, मोबाइल आप खरीदते हैं तो बहुत ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको खुद से लोड करना पड़ता है। जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ETC बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आपको अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में हमको टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको इंस्टॉल करेंगे, टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल, तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उस बक्सा में हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डालते हैं तभी काम करते हैं। तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर नहीं है तो भी काम नहीं करेगा। अगर ये कंप्यूटर है आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसको उसमें ज़्यादा काम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों चीज़ हो गया और चलाने वाला जो पर्सन नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसलिए चलाने वाला भी होना मस्ट है या फिर सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी मस्ट है, ठीक है। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका कंप्यूटर काम करता है। तो ये था आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंपोनेंट्स का एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जैसे इसमें से भी क्वेश्चन पूछ देगा, लिख बोल देगा कि इनमें से हार्डवेयर कौन है, तो इसमें से 3-4 को दे देगा, रैम, SMPS इस सब दे देगा, इसमें से वो दे देगा, तो आपको उसमें छांट लेना है इनमें से सॉफ्टवेयर कौन है उनमें से। तो ये सारी चीज़ में से आपको क्वेश्चन जरूर आता है, कहीं भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम देते हैं तो उसमें ज़रूर आता है। और फुल फॉर्म से भी आता है, फुल फॉर्म भी हम लोग पढ़ाएंगे अभी क्लास में। इसके बाद तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बाद दोस्तों होता है आपका एक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों सबसे पहला होता है आपका पहले CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल द प्रोसेसिंग वर्क of computer are done under CPU। यानी कि CPU क्या है, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल द प्रोसेसिंग वर्क ऑफ कंप्यूटर आर डन अंडर CPU। जितना भी कंप्यूटर के प्रोसेस का काम होता है उसको हम लोग CPU, मतलब उसको कौन करता है, CPU करता है, ठीक है। अब इसीलिए बोला गया है कि CPU इज मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इट इज also known as brain of the computer system। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसको एक और नाम से जानते हैं, कंप्यूटर के दिमाग के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी CPU क्या है, CPU कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जो कोई भी प्रोसेसिंग का काम करता है, और CPU कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, उसको कंप्यूटर के दिमाग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और CPU फिर इसमें जोड़ लीजिए, CPU डिवाइडेड इंटू फ्लोइंग पार्ट्स, इसको पार्ट में बांटा गया। यानी CPU एक बक्सा इस तरह का रहता है, बॉक्स, ठीक है, जिसमें आपको मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है, रैम लगा रहता है, SMPS, गीगाबाइट प्रोसेसर, वो सारी चीज़, SSD सारी चीज़ लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे, तो वही है CPU को जो बांटा गया फ्लोइंग पार्ट्स में बांटा गया है। तो मान लीजिए CPU को आपको एक CU में बांटा गया, CU में एक बांटा गया आपका ALU में, और एक होता है आपका MU में। तो CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, सॉरी CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CU का मतलब होता है, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए कंट्रोल यूनिट, यानी कोई भी काम को ये कंट्रोल करता है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। और MU का मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे, मेमोरी यूनिट।
अब एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, फिर से बता देते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म हमेशा याद रख लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से 100% आपको क्वेश्चन पार्ट 2, 4, 5 और इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो CPU मतलब कंट्रोल यूनिट, L मतलब अर्थमेटिकल यूनिट, M मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो CPU कंट्रोल यूनिट। तो अब देखिए, अब ये तो CPU का 3 मेन पार्ट होता है, और अब देखिए MU को भी आपको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक बात आ गया प्राइमरी स्टोरेज, आर को लोग भी पढ़ लेता है, स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, और दूसरा है आपका सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्टोरेज में भी आपको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया आपका रैम, और दूसरा हो गया रोम, और तीसरा हो गया कैचेज। इसका भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका HDD, दूसरा हो जाएगा आपका FDD, और तीसरा हो जाएगा CD रोम, ठीक है। तो रैम यहाँ पे याद रखिएगा, रैम ये वोलाटाइल नेचर का होता है, ठीक है। ये इसका नेचर क्या होता है, वोलाटाइल होता है। इसमें कोई भी डेटा हम लोग काम करते हैं तो रैम में होते रहता है। अगर मान लीजिए एकाएक बिजली चली जाती है, तो रैम वोलाटाइल नेचर होने के कारण बिजली चली जाती है तो जो भी डेटा लिखते हैं वो लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन रोम जस्ट उसका अपोजिट होता है। रोम जो होता है इसका नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। वोलाटाइल एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये नॉन वोलाटाइल नेचर का है। इसमें अगर हम लोग सेव कर देते हैं, उसको खोल के फिर काम कर रहे हैं तो पावर चल भी जाएगा, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेव स्टोर होते रहता है, ठीक है। तो ये आपका वोलाटाइल नेचर का, इसमें अगर काम करते रहेंगे, सेव नहीं करेंगे, डेटा लॉस हो जाएगा, कंप्यूटर एकाएक बंद हो गया या फिर कुछ हो गया तो, ठीक है। कैचेज इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ रैम, कैचेज इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ रैम, यानी कैचेज रैम का एक छोटा सा पार्ट है, नोन एज कैश मेमोरी। इसको हम लोग कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक होता है HDD स्टैंड फॉर, अच्छा इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। कैचेज का कैचेज ही बोलेंगे। अब चलते दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज में HDD का फुल फॉर्म हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा हो गया FDD का हो गया फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। CD रोम का हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD रोम मतलब कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब चलते हैं दोस्तों, ये तो बता दिए कि रैम इसमें डेटा लॉस हो जाता है, इसमें डेटा लॉस नहीं होता है। कैचेज का स्मॉल पार्ट है, रैम का छोटा सा पार्ट है जो कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी स्टोरेज HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों HDD होता क्या है, तो कंप्यूटर के अंदर भी HDD लगा हुआ रहता है, या फिर आप चाहे तो आप अलग से मार्केट से एक्सटर्नल HDD हार्ड डिस्क भी खरीदते हैं, उसी को हम लोग HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो मान लीजिए आपके लैपटॉप में 500 GB का स्टोरेज क्षमता है, ठीक है, 500 GB का। अगर आप 500 GB और बढ़ाना चाहते हैं तो अलग से हार्ड डिस्क खरीद के इसमें आप लगा सकते हैं, रैम के अनुसार आप हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अलग से नहीं लगा के हम लोग मतलब इसमें सेट करके नहीं लगा के एक्सटर्नल अलग से हम लोग यूज करेंगे USB लगा के, तो भी आप मार्केट से खरीद के आप ले सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं हार्ड डिस्क। इसमें कोई भी डेटा को अगर सेव करते हैं तो लॉन्ग समय के लिए सेव होता है। एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे, प्राइमरी स्टोरेज में याद रखिएगा, कोई भी डेटा को हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टोर करते हैं। इट स्टोर एनी डाटा फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। प्राइमरी स्टोरेज कोई भी डेटा को कम समय के लिए सेव करता है, ठीक है। इसीलिए इसको टेम्पोरली स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। ये आते हैं आपका सेकेंडरी स्टोरेज इट स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। ये कोई भी डाटा को लंबा समय के लिए सेव करता है, ठीक है, और इसीलिए इसको बोला जाता है परमानेंट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर भी इसको बोल सकते हैं। तो HDD का समझा दी। FDD में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो पहले CD का यूज़ किया जाता था, इसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है FDD का यूज, ठीक है। HDD का यूज भी उसके लिए कर सकते हैं, जैसे HDD उसको पेन ड्राइव जो छोटा आ गया उसको भी HDD हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव उसी तरह आप देखिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसका यूज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, ठीक है।
और इसमें दो टाइप का सीरीज आता है आपको। एक सीडी आता है जो राइटेबल होता है, दूसरा आता है जो रीराइटेबल होता है। राइटेबल सीडी एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप यूज नहीं करते हैं, लेकिन रीराइटेबल जब तक सीडी घसा नहीं जाता है, मतलब चलना बंद करता है। पहले देखते थे, पहले का शादी ब्याह का कैसेट जो मिलता था आपका सीडी में मिलता था। सीडी मान लीजिए 1 साल 2 साल रखे, वो ख़राब हो गया, उसको चलाएगा तो घसाएगा, जाम होगा, नहीं चल पाएगा, तो वो सारी चीज़ पहले होता था, ठीक है। लेकिन अब का जो है पेन ड्राइव में आपको कैसेट को ड्राइव करके देता है, शूट करके देता है, तो वो हो गया। सीडी रोम जिसमें हम लोग कैसेट लगाते हैं उसको हम लोग सीडी रोम बोलते हैं। जैसे सीडी टिपिएगा तो उसमें से एक निकलेगा जिसमें हम लोग कैसेट लगाते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा भी हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको फुल फॉर्म हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों बस इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट बार में आपको बहुत सारी चीज़ बच गया है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी मस्ट होने वाले हैं, और 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो भी देखिएगा और अच्छा लगेगा तो दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।